अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई टर्मिनोलॉजी मज़ीद एसी सर्किट्स में जो यूज़ की जाती है वो सीखेंगे एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज़ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? जैसे आपके पास रेजिस्टेंस थी रेजिस्टर्स में से, रिएक्टेंस थी कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के केस में, बिल्कुल उसी तरीके से अगर एसी सर्किट जो है वो आपका ऐसा है कि सर्किट आपका ऐसा है जिसके अंदर रेजिस्टर्स भी हैं, जिसके अंदर इंडक्टर्स भी हैं, जिसके अंदर आपके पास कैपेसिटर्स भी मौजूद हैं, तो क्या होगा कि उस पूरे सर्किट की ओवरऑल जो ऑपोजिशन होगी टू द फ्लो ऑफ करंट, मैं नाम यहाँ पे ले रही हूँ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। आपने इस लफ्ज को याद रखना है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब आप ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कहते हैं कि एक रेजिस्टर में से गुजरते हुए जो ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, तो उसको हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी व्हेन इट पासेस थ्रू एन इंडक्टर, तो वो कहलाती है रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, जिसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी व्हेन इट पासेस थ्रू अ कैपेसिटर, तो वो कहलाती है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जो कि हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इस लफ्ज को आप लोगों ने याद रखना है और यही लफ्ज जो है डेफिनेशन में यूज होगा रेजिस्टेंस की भी, रिएक्टेंस की भी और इम्पीडेंस की भी। इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस है कि अगर आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन जब होगा तो कंबाइंड इफेक्ट जो है इन तमाम चीज़ों का, रेजिस्टेंसेस का, रिएक्टेंसेस का, ये सारा जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ये कहलाता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कहलाती है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और इम्पीडेंस जो है ये हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस भी ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी आएगा। आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज ओहम, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट जो होगा हमेशा ओहम होगा, चाहे वो रिएक्टेंस है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो इम्पीडेंस है, सारी चीज़ें ऑपोजिशन ही हैं टू द फ्लो ऑफ एसी, लेकिन नाम सबको अलग अलग दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इन सब का जो यूनिट है वो ओहम है, और इन सब का फॉर्मूला बाय ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूले से R इक्वल्स टू V बाई आई। तो जब हम XL की बात कर रहे थे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो आपके पास XL इज इक्वल टू VRMS बाई IRMS आ जाता था। जब हमने XC की बात की थी तो दैट वाज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, और यहाँ Z भी इक्वल होगा VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। ठीक है, तो इट इज अगेन मेजर्ड बाय द रेशियो of the RMS values of the applied voltage to the RMS value of the resulting AC। तो ये इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाती है, G equals to VRMS by IRMS। पावर इन एन एसी सर्किट, अब ये डिस्कस करने लगे हैं कि पावर का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तमाम के कोई भी किसी किस्म का भी एसी सर्किट है उसकी पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा जनरल फॉर्मूला जो था पहले P इज इक्वल टू VI, जो हमने किया था वो हमने डीसी सर्किट्स के लिए किया था, जब हमारे पास डायरेक्ट करंट जो है वो सिंपल रेजिस्टेंसेस में से पास कर रहा था। तो वहाँ पे तो हम P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टर में से पास करते हुए वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं। ये चीज V एंड I आर इन फेज जब वो मूव कर रहे होते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में से। लेकिन जब आप AC को कनेक्ट कर देते हो कैपेसिटर्स के साथ या इंडक्टर्स के साथ, तो हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं रहते, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का आ जाता है। और ये कभी तो वोल्टेज आपका लीड कर रहा था और कभी जो है वो करंट लीड करता है, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लैग करेगा या लीड करेगा, लेकिन आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा था। उन दोनों केसेस में पावर डिसिपेशन 0 हो रही थी। तो हम लोगों ने जनरल एक फॉर्मूला निकालना है, और जनरल फॉर्मूला उसका ये बनता है, पावर इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय VRMS इनटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा। तो कॉस थीटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए,
तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, क्योंकि वी और आई इन दोनों के दरमियान एंगल जो रेजिस्टिव सर्किट्स थे उनके लिए 0 डिग्री था, तो cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, लिहाजा P इक्वल टू बी आई रह जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसमें एसी सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उस केस में वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रहे थे, तो यहाँ cos 90 लगाऊंगी तो cos 90 इज इक्वल टू 0, और इस वजह से ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। जबकि तीसरा केस जो था हमारा, जो कि कैपेसिटर्स का केस था, तो कैपेसिटर्स के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल आता है, लीड करे या लैग करे, हमें दोनों के दरमियान के एंगल से गर्ज है, तो एंगल उस केस में भी 90 डिग्री आता है, लिहाजा cos 90 इज इक्वल टू 0। अगेन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में भी 0, तो पावर डिसिपेशन उस केस में भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स भी हैं, आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस भी हैं, हो सकता है आपके सर्किट के अंदर इंडक्टर्स भी हो, तो आपके पास कोई ना कोई एंगल जो है वो वेरी करेगा, वो 90 डिग्री या सिंपल 0 डिग्री नहीं रहेगा, दरमियान में कोई एंगल आएगा, तो उस एंगल के मुताबिक जो है वो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे और वहां से हमारे पास वैल्यू निकलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और वो लाजमी आप लोगों ने उसको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो टर्म है ना, फैक्टर कॉज ऑफ थीटा इज नोन एज द पावर फैक्टर, इसको हम कहते हैं जी पावर फैक्टर। कॉज ऑफ थीटा इज नोन एज द पावर फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा नहीं, कॉज थीटा पूरा जो है वो पावर फैक्टर कहलाता है। सो आपके पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसमें ये आ जाता है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या है, तो क्या आप आंसर करोगे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर आपके पास है तो उसमें पावर फैक्टर क्या होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो आपके पास एंगल था दैट वाज 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 जब लगाते हो cos के साथ एंगल 0 लगेगा, तो फिर आपके पास आ जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1। सो पावर फैक्टर क्या होता है 1। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर इज 1। आपने एंगल नहीं लिखना, वहां 0 नहीं लिख देना कि एंगल 0 होगा, एंगल नहीं लिखना, cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और वहां से आपके पास आ जाता है cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। जबकि प्योर आपके पास जो कैपेसिटिव सर्किट्स होंगे उसके अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो हो जाएगा 0। और जबकि प्योर आपके जो इंडक्टिव सर्किट्स हैं उसमें भी पावर फैक्टर 0 होता है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वाइज आ जाता है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। सो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, इसके दोनों टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि डिफाइन करें इम्पिडेंस और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द एसी सर्किट्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, log on to www.testmaker.pk for your online assessments.